नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। आज जैसा कि हम घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था पुस्तक का अध्यायों का अवलोकन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत हमारे अध्याय का नाम है आज का संसद, जिसके अंतर्गत आज हम लोकसभा को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले बता चुका है, संसद के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो आज उसी के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति का अध्ययन कर चुका है। आज हमारा लोकसभा का है। तो लोकसभा के अंतर्गत देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है। विधि निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो संसद होती है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के अंतर्गत संसद का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम होगा राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। यानी कि लोकसभा में 530 और 20 प्रतिनिधि, 530 राज्यों से और 20 लोग यूटी से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। ठीक है। नीचे लिखा हुआ कि यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है। किसको? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। देखिए, लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552 तक, जिसमें से की है पहले देखिए 552 तक होती है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें हैं, जिसमें 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित क्षेत्रों से आते हैं और 2 जो है आपके आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनसे आते हैं। देखिए, इस समय ये फिलहाल में वर्तमान तक का है कि लद्दाख जो था जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात लद्दाख में 1 लोकसभा की सीट है और जम्मू कश्मीर में 5 है। ठीक है। तो चूंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य का भाग था तो उन राज्यों को हटा दिया गया है, अब उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत भी उनकी सीटों को भी क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया है। ठीक है। तो पहले जम्मू कश्मीर को, संपूर्ण जम्मू कश्मीर को 6 सीट थी प्राप्त थी, लोकसभा की 6 सीटें प्राप्त थी। अब क्या हो गया है कि लद्दाख को 1 सीट, जम्मू कश्मीर को 5 सीट दे दी गई है। ठीक है। और देखिए, यूनियन टेरिटरी के अंदर बात करें तो दिल्ली से 7, बाकी सभी जितने भी यूनियन टेरिटरी होंगे उनसे एक चुनकर आएंगे। ठीक है। तो वर्तमान में है तो कितना हो गया? 524 + 19 + 2, याद रखिएगा। और पहले कितनी थी? जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन नहीं हुआ था तब कितनी थी? तो 545 थी, जिसमें से 530 + 13 और +2 थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 31वें संविधान क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। ठीक है। 1973 के पहले लोकसभा में संपूर्ण राज्यों से आने वाले की संख्या कितनी थी? तो केवल 500 थी। अब कितनी हो गई है? तो 525 हो गई है, जो राज्यों से चुनकर आएंगे। केवल राज्यों की बात हो रही है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो थी पहले संख्या 25 थी, इनको घटाकर 20 कर दी गई है। ठीक है। राज्यों में बढ़ा दी गई 25 और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 घटा दी गई। लिखा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की गणना पर आधारित होता है। ठीक है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक में कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, इसके अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन होता है, जिसके तहत वो लोकसभा राज्यसभा सीटों को क्या करते हैं? वो बांटने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं। जैसा बताया है, जितनी जनसंख्या रही उसके आधार पर सीटों का आवंटन होता है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला, आबादी वाला क्षेत्र राज्य है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा में जाते हैं लोग तो उत्तर प्रदेश से चुनकर ही जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन की लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। यानी प्रथम अधिवेशन जब होगा उसे 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल रहता है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को विघटित भी करने का अधिकार है, चाहे वो 5 साल हुआ रहे चाहे ना हुआ रहे, 5 वर्ष से पूर्व भी। ये लिखा हुआ लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करते हैं? सिर्फ स्थगन कर सकते हैं लोकसभा का, जबकि सूत्रावसान और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति के पास प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है, आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। यानी अगर भारत में अगर आपातकाल लग जाता है तो संसद की अवधि क्या होती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। तो ध्यान है कि आपात की घोषणा परिवर्तन में न रहा है, यानी कि आपातकाल खत्म हो जाता है, उसके पश्चात उस लोकसभा की जो अवधि है, संसद की अवधि है, किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए लिखा है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। याद रखें कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु सीमा है 30 वर्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। याद रखिएगा कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्य उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। सामान्यतः जो होता है अध्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का पार्टी होती है उसके तरफ से अध्यक्ष चुना जाता है, और जो विपक्ष की तरफ से पार्टी होती है उसकी तरफ से उपाध्यक्ष को लिया जाता है। ठीक है, उनकी तरफ से उपाध्यक्ष को चुना जाता है, उन्हीं के सदस्यों में से उपाध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट है आपका ये 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से, केवल बहुमत से संकल्प पारित हटा करके उनको क्या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वे संसद में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। यानी अध्यक्ष के प्रति या उपाध्यक्ष के प्रति किसी के प्रति अगर उनको हटाने के लिए संसद में अगर प्रस्ताव डाला गया है तो वह पीठासीन नहीं हो सकेंगे, यानी जो अध्यक्ष के पद पर रहेंगे उस पर कार्य नहीं करेंगे। वो मौजूद रह सकते हैं संसद में परंतु अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। जब अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तो तब वो प्रथम मत का हकदार होगा, वो प्रथम मत का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में मत नहीं दे सकते। अर्थात जब वो उसका संकल्प कोई अगर प्रस्ताव पारित है अध्यक्ष को हटाने के लिए तो वो सबसे पहले मतदान कर सकता है अपने पक्ष में या अपने विरोध में, परंतु जब अगर मत बराबर हो जाता है तब वो वोट नहीं डाल सकता है। जैसे मत अगर दोनों तरफ से कुछ 50% लोगों ने कहा हाँ, 50% लोगों ने कहा नहीं, अगर तो कन्फ्यूजन है तब डोलरम की स्थिति हो जाती है, तब जाके तो उस समय उस स्थिति में अध्यक्ष क्या करेगा, अपना मत नहीं डाल सकता है। जबकि ये सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी लोकसभा अध्यक्ष का मत जो होता है हमेशा निर्णायक रूप में कार्य करता है। जब किसी भी विषय पर, किसी अन्य विषय पर सिवाय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में छोड़कर किसी अन्य विषय या किसी अन्य विधेयक पर अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि उस पर मतदान कराया जाए और उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के मत अगर बराबर हो जाते हैं तो उस समय पर क्या करता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना निर्णायक मत देता है और अपना जो मत है या तो यस में या तो नो में किसी में भी डाल सकता है। ठीक है, 51 कर सकता है, 50 से 51, जिसमें भी किसी में मन करे, जिसमें कोई इच्छा हो उसमें। नेक्स्ट है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका कि प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। यानी जैसे नया लोकसभा चुनकर आती है तो उसका उनके जितने भी सदस्य होते हैं उनके क्या कहते हैं कि जो नए नए सदस्य चुन कर आते हैं उनका शपथ कौन जाता है, प्रोटेम स्पीकर द्वारा दिलाया जाता है। ठीक है, और नवनिर्वाचित सदनों में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनता है। याद रखिएगा, सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होता है लोकसभा का उसी को क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः लोग चुनते हैं। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर भी क्या करते हैं कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यानी किसी तरह भी साल भर में 2 बैठकें आयोजित होनी ही चाहिए लोकसभा की। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति व कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। अर्थात संसद के कार्रवाई संचालन के लिए मैक्सिमम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए, तभी संसद की कार्रवाई का संचालन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। ठीक है, देखिए यानी विपक्षी दल का होने के लिए भी 1/10 सदस्य ही संख्या चाहिए, तब जाके विपक्ष माना जाएगा। अभी हाल के फिलहाल में सरकार में जो हालिया जो सरकार बनी है उसमें तो विपक्ष को भी नहीं छोड़ा है, 1/10 सदस्य संख्या हो ही नहीं पाती है। कुल मिलाकर गठबंधन करने के बाद तब जाकर 1/10 सदस्य को पाया जा सका है।
नेक्स्ट है आपको कि उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। क्यों? क्योंकि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, इसलिए सर्वाधिक प्रतिनिधि भी भेजता है। नेक्स्ट है, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल 42 का स्थान आता है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? चुनाव व्यय के लिए अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 28 लाख कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। देखिए एक लगभग कितना दिन हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 इधर 2 5 5 6 महीने चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन कब होता है? 13 मई 1952 को, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। इनकी मृत्यु के बाद 1956 में एम अनंत संयम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह पास नहीं किया हुआ था, अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जी थी प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। याद रखिएगा किसी आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 330 के तहत एसटी और एससी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित रहती हैं। यह सीटों की संख्या उस राज्य किसी राज्य की जनसंख्या में उनके जाति जो होती है उनके अनुपात के आधार के रूप में होता है। ठीक है, जितना किसी राज्य में जितनी भी सीटें लोकसभा को दी गई हैं और उस सीटों के अनुसार जितनी उनकी जनसंख्या एसटी एससी की, तो उनके आधार के नाम पे उन सीटों में बांट दिया जाता है, उन्हें वो सीटें मिलती हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 47 है। याद रखिएगा कि क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में सीटें आरक्षित 47 है, जबकि सर्वाधिक सीटें मध्य प्रदेश में 6, उसके बाद उड़ीसा और झारखंड में 5-5 आती हैं। ठीक है, देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीटें लोकसभा में कितनी है? 47। सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए कहाँ किस राज्य से आती है? तो मध्य प्रदेश में 6। नेक्स्ट है आपका कि कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए 2-2 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है, यानी 0 सीटें हैं। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति की हेतु वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें आरक्षित है। याद रखिएगा ये अनुसूचित जाति हेतु वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। लिखा हुआ है कि सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा ये अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 17 हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 10, तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 7 और बिहार में 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 331 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित लोकसभा में सीटों की 2 सीटों का राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एसटी और एससी हेतु स्थानों का आरक्षण संबंधित है, यानी जो लोकसभा में 300 आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ 330 के तहत था, यहाँ पे 330 के तहत था जो राज्य लोकसभा को अधिकार प्राप्त था एसटी एससी के सीटों से आरक्षण संबंधित। उसी प्रकार 332 के तहत राज्यों के विधानसभाओं में इनकी आरक्षण सीटों के आरक्षित से संबंधित प्रावधान दिए गए 332 में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से प्रतिनिधित्व का 1 सदस्य, याद रखिएगा कि लोकसभा में 2 सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय से लिया जाता है और विधानसभा में केवल 1 सदस्य को आंग्ल भारतीय समुदाय से लिया जाता है, जिसको राज्यों में राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। नेक्स्ट है संसद का सदस्य विधानमंडल सदस्य बिना सूचना के 60 दिनों तक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कोई भी संसद सदस्य क्या है 60 राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी का भी सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो किसी का भी हो, अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है या संसद की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द या समाप्त कर दी जाएंगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि पीएम लोकसभा का सदस्य नहीं है तो लोकसभा में सदन के नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है? पीएम बनाता है। और
और जो सदन होते हैं दोनों, राज्यसभा या लोकसभा, तो वो जो सदन का जो नेता होता है वो उसी सदन से आता है, न कि किसी अन्य सदन से। यदि अगर पीएम लोकसभा का सदस्य नहीं है तो राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या होगा कि लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सदन का नेता बना दिया जाएगा। अधिकांशतः ये होता है कि जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है कि सदन का नेता के रूप में बना दिया जाता है। यदि पीएम नहीं है, तो यदि पीएम भी लोकसभा से हैं तो पीएम को ही सदन का नेता बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। पहला है लद्दाख, तो नंबर 1 पे, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है कच्छ, चौथा अरुणाचल पूर्व और पाँचवा है अरुणाचल पश्चिम। ये पांचों हैं अरुणाचल की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो चांदनी चौक है जो दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और क्षेत्र विशेष के मतदाता यानी एक क्षेत्र के एक मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार क्या हो जाता है, विजयी घोषित हो जाता है। ये जो मत सर्वाधिक यानी 5 लोग हैं, उन पांचों में से कोई एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा पांचों चारों से ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो पांचवा व्यक्ति क्या हो जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि 50% मत पाना अनिवार्य है जीतने वाले को। ये जरूरी नहीं है कि जो जीते उम्मीदवार जो जीतेगा उसको 50% मत अनिवार्य ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए देखिए, ये थोड़ा राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का जो कि दिया हुआ है लोकसभा में सीटें और वर्गों से संबंधित है। सामान्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें है आरक्षित है। ठीक है। तो उनके लिए दिया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ लाइन से दिया हुआ है। सबसे नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश, जिसके पास लोकसभा की सीटें हैं 80, जिसमें सामान्य वर्ग की 63 है और अनुसूचित जाति के लिए 17 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें एक भी सीटें नहीं है, 0 है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, 0 है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है जिसमें 48 सीटें प्राप्त हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश जिसमें 25 सीटें और चौथे पे क्या है 42 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। ऐसे ही देख लीजिए, आपके हमें लिस्ट बना दिया गया, दे दिया गया है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है, ये दमन और दीव है, नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, सिक्किम। ये देखिए लिखा हुआ है 583 टोटल है। 412 सामान्य वर्ग के लिए, 84 आपको अनुसूचित जाति के लिए है और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है। लोकसभा में न्यूनतम आयु की सीमा पूछ रहा है। पहला 18, दूसरा 21, तीसरा है 25, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है सी 25 वर्ष लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है दिया हुआ है। ठीक है, संविधान में निर्धारित है। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम मिनिमम एज पूछ रहा है। 18, 21, 25 या 30। तो ऑप्शन है आपका सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, याद रखिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। पहला है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा है निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका डी कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन है आपका सी कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन की और नियंत्रण में तैयार की, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र कौन भर सकता है, ये पूछना चाह रहा। पहला है कि भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। और सी है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और चौथा है आपका कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका सी है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में दाखिल है वो क्या कर सकता है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसके देखेंगे मोदी जी हैं राजस्थान गुजरात के हैं, परंतु वो बनारस यूपी के बनारस में आके अपना चुनाव लड़ते हैं और जीते भी हैं। तो इसी के तहत है। नेक्स्ट है आपका
कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, क्या प्राप्त न हो, कितना मत प्राप्त नहीं होता है, तो पहला है वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, डी, क्योंकि वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना होता है किसी भी उम्मीदवार को, वरना उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, यानी यह निर्धारण कब तक बना रहेगा। ऑप्शन है 2031, 2026, 2021 या 2011। तो आंसर है आपका 2026, ऑप्शन डी बी, ऑप्शन बी आपका है 2026। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा क्या किया गया है कि 2026 तक इस जो जन आवंटन का निर्धारण है उसको बढ़ा दिया गया। 26 तक यानी इसी जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होगा। नेक्स्ट है आपका कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये बात तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह विशेष वर्ष विशेष कौन सा है, यानी कब तक बढ़ा देगी, ये पूछना चाह रहा है। 2010 तक, 2015 तक, 2021 तक या 2026 तक। तो आंसर है डी आपका 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, कितनी सदस्य अधिकतम हो सकती है, ये पूछना चाह रहा है। 547, 545, 552 एंड में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी है आपका 552 हो सकती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 530 + 20 + 2 ये फार्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इस संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, कब की थी। 31वें संविधान संशोधन, 35वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 45वें संविधान संशोधन। ऑप्शन है आपका ए 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कौन सी है। 540, 545, 550 या 555। तो ऑप्शन है आपका सी 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 541, 543, 544, 545। तो ऑप्शन है आपका भी 543। नेक्स्ट है आपका कि आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के राज्यों के हैं, कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं। राज्यों के पूछ रहा है कि राज्यों की मतलब कितनी सीटें हैं लोकसभा की। तो ऑप्शन है आपका 525, 528, 530 या 532। आंसर आपका सी 530 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सार्वधानिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। सर्वाधिक पूछ रहा है कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका 15, 20, 25 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पहले 25 था, फिर उसको संशोधन करके क्या किया गया, उसको घटा दिया गया, 20 कर दिया गया। वर्तमान में देखा जाए तो कितने हैं, तो 19 है। जम्मू कश्मीर लद्दाख को जब अलग हो गए तो उसके बाद कितने हो गए, वर्तमान में हमारे पास 19 सीटें हैं जो केंद्र शासित प्रदेश में आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है। पहला 1961, दूसरा है 1971, तीसरा 1981 या चौथा है 1991। तो ऑप्शन सभी को पता है 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक यथावत बना रहेगा, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर, 1951, 1961, 1971 या 1981। ऑप्शन है सी 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर भी सीटें आवंटित की होती हैं, किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, ये पूछ रहा है। पहला जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी या भाषा। तो ऑप्शन है आपका ए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में ये स्थान आरक्षित है, कितना स्थान आरक्षित है, ये पूछना चाह रहा है अनुसूचित जनजातियों के लिए। पहला है आपका केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपयुक्त सभी। तो डी है ऑप्शन कि उपयुक्त सभी में किसी में भी क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2-2 सीटें की गई हैं, उसके पहले नहीं थी। नेक्स्ट है आपका, किसी राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, किसमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय या उपयुक्त सभी। तो आंसर है आपका डी उपयुक्त सभी। इन तीनों में क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए पहला 59, दूसरा है 69, तीसरा है 79 या 84। आंसर है आपका 84। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो 84 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो 47 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 21, 14, 7 या 6। आंसर है आपका कोई नहीं। देखिए पहली बात क्लियर बता देते हैं। यदि कोई राज्य है, जैसे मान के चलिए 80 हो गया आपके पास, कि कोई भी राज्य है जिसके पास 50 सीटें, मान के चलिए 50 सीटें हैं राज्य कोई है, तो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, ये अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। जितनी उनकी जनसंख्या होगी उस अनुपात में उनको लोकसभा की उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी। जैसे 80 है तो 80 में से जितनी उनकी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में उनको सीटें उस जाति के लिए आरक्षित की जाएंगी। ठीक है, तो ये है, तो इस पर फिक्स दिया नहीं है, उसके लिए रूल बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं। देख लीजिए क्या पूछा है, किस जाति के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछ रहा है। सर्वाधिक सीटें किस राज्य में, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो ऑप्शन अभी हमने आपको पहले बता चुका है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जाति के लिए बात करते हैं तो अनुसूचित जातियों के लिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं, जिसकी संख्या कितनी है, तो 17 है। 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के तहत, 330, 331, 332 या 333 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका ए, अनुच्छेद 330 के तहत क्या किया गया है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थानों का, सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो उस पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। आंग्ल भारतीय समुदाय किसको पास है शक्ति, तो पहला अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, बस तीसरा है प्रधानमंत्री या चौथा है उपराष्ट्रपति। तो आंसर है आपका बी, राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को क्या होता है, उनको प्रतिनिधि को मनोनीत कर सकते हैं किसमें, तो लोकसभा में। उसी तरह राज्यसभा में, विधानसभा में राज्यपाल के पास यह शक्ति होती है कि एक व्यक्ति को वह आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा में 2 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन है आपका 3, 5, 1 या 2। तो ऑप्शन है आपका डी, 2 लोग मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है। किसको, कौन से मतलब ग्रुप से होने चाहिए, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध या पारसी। तो ऑप्शन बी है आपका आंग्ल भारतीय समुदाय से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है 330, अनुच्छेद 301 से 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। तो ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 333 के तहत क्या कहता है कि राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रावधान किया गया है कि उनकी संख्या कितनी हो सकती है। तो ए कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों को निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा है मतलब कि लोकसभा की सीटों की संख्या की वृद्धि कब किया गया था, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 6वां और 22वां, 12वां तथा 38वां, 7वां तथा 31वां, और चौथा है आपका कि 11वां तथा 42वां। तो ऑप्शन सी है आपका 7वां तथा 31वां। देखिए लिखा हुआ है आपका 1956 द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा सदस्य की संख्या 520 निश्चित की गई
31वें संविधान शोषण 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई, जिनमें से 530 राज्यों को और 13 संघ राज्य क्षेत्र को निर्वाचित होने की थी। ठीक है, और उसमें से 2 लोक सदस्य क्या होंगे, अंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होंगे। ठीक है, किसके तहत किया गया था, 1973 के तहत। वर्तमान में जो 545 जो बनी हुई है ये 1973 के तहत ही बनी हुई है, तब से अभी तक कोई इसमें संशोधन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका उन लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, कुछ पूछना चाह रहा है। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन डी है आपका, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी किया जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लिखित दे, क्या करना होता है, लिखित राष्ट्रपति को दिया जाता है तब जाके राष्ट्रपति क्या ऐसा कर सकता है। याद रखिए कि अगर संसद में जिस दल प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई अगर प्रस्ताव उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव चल रहा हो या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, तब अगर वो राष्ट्रपति को बोलेंगे हाँ करने के लिए, तब ऐसा वो राष्ट्रपति करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।